कर दी, सही आ रहा है। चलो, कल अपन ने कहाँ तक कर लिया था? आईपीओ की लिस्टिंग कर दी थी अपन ने, ठीक है ना। अब आईपीओ मार्केट में उतर गया। अब कल की चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। पहले ए और बी ने कंपनी बनाई, पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। फिर वो कहाँ गए? सेबी के पास गए, ग्रोथ में अपना शेयर बेचने के लिए इससे परमिशन ली, परमिशन लेके इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास गए, वहाँ से पेपर्स रेडी करवाए, पेपर्स रेडी करके मार्केट में लिस्टिंग प्रोसेस किया, लिस्टिंग प्रोसेस करके और मार्केट में लिस्ट हो गए आईपीओ के थ्रू। कल तक का गेम यहाँ पे था, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या। ये जो गेम था ना, ये पूरा एरिया जब तक आईपीओ लिस्ट होता है, जब तक मतलब आईपीओ मतलब जब तक शेयर पहली बार मार्केट में उतरता है, जब तक की कहानी। दो तरीके के मार्केट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, मतलब कंपनी बनी, किसी एक दो पाँच दस 20 लोगों ने, जिसने भी कंपनी बनाई, कंपनी बना के उन्होंने कुछ ग्रोथ करने के लिए चाहे लोन लिया, चाहे इन्वेस्टमेंट ली, जो भी करा, मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ही ली जाती है। अपन स्टॉक मार्केट में आए, इन्वेस्टमेंट से ही लेना देना है अपना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। उन्होंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट ली, ग्रोथ करी और आगे अपने शेयर बेचना चालू किया। शेयर बेचने के प्रोसेस के लिए एक जगह पे बेचने के लिए लगाने भी तो पड़ेंगे ना भाई, दुकान सजानी भी तो पड़ेगी। अब यहाँ पे दुकान कैसी है, मान लो ऑनलाइन दुकान है, फ्लिपकार्ट वगैरह, होते तो दुकानदार ही हैं सारे, सब अपनी दुकानों से ही तो माल बेचते हैं, या गोडाउन से, कैसे जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन होता है, ऐसे टाइप से यहाँ पे माल रखा हुआ होता है और यहाँ से पब्लिक आके खरीद सकती है, ठीक है। तो इस एरिया तक के काम को तो कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। मतलब शेयर मार्केट से लिस्ट होने से पहले पहले एक कंपनी के शेयर में प्राइस में ही तो चेंज आएगा। पहले तो 1 रुपए का रखा था अपन ने शेयर, उसका धीरे धीरे बढ़ के वो 20 रुपए भी हुआ, फिर 155 का भी अपन ने लिस्ट किया, उसको प्राइस बढ़ा ना उसका। चाहे उसमें इन्वेस्टर आया चाहे नहीं आया, जो भी हुआ, उसके प्राइस में चेंजेस आए। मार्केट में लिस्ट होने से पहले जो भी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट में शेयर लिस्ट हो गया और पहली बार बेचने के लिए निकला मार्केट में, मतलब पहली बार कंपनी का माल निकला और कुछ सेट ऑफ लोगों के पास चले गया, मान लो 1 लाख लोगों के पास चले गया, लेकिन 1 लाख लोगों में से एक भी बंदा शेयर बेचने के लिए मार्केट में नहीं आ रहा, तो मार्केट में शेयर अवेलेबल थोड़ा है। जब तक बेचने नहीं चाहोगे उसको, तब तक अवेलेबल नहीं है ना। चाहे आपने ले लिया आईपीओ में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात बताओ, शेयर की ट्रेडिंग पूरी कब होगी? जब आपने शेयर लिया, उसको बेचोगे और पैसा आएगा आपका। ट्रेडिंग तो तभी कंप्लीट होती है ना, किसी चीज़ को सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा और बीच का मार्जिन कमा लिया, यही होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कंप्लीट कब होगी? जब हम मार्केट में शेयर लिस्ट हो चुका होगा और उसको बेच के, किसी थर्ड पर्सन को हम बेच के, बीच का मार्जिन, चाहे इन्फ्लेटेड रेट चाहे घटा हुआ रेट जो भी है, वो हम कमाएंगे या लॉस करेंगे, ये होता है, ठीक है। अब कंपनी के मालिक तो ये लोग थे, इन्होंने अपना कुछ परसेंट हिस्सा आईपीओ में उतार दिया था, तो मैं कह सकता हूं कि जो कुछ परसेंट हिस्सा था ये सेकेंड हैंड शेयर्स थे, है ना। सेकेंड हैंड शेयर्स कह सकते हैं इनको। इसीलिए जब भी मार्केट में कोई शेयर लिस्ट हो जाता है और पहली बार बिकने को आता है, या पहली बार के बाद जब भी बिकता है, कुल मिला के कहाँ बिकता है वो? सेकेंडरी मार्केट में। तो इस चीज़ से हमारे को एक चीज़ और समझ में आती है कि हमें कभी भी काम करने का मौका मिलेगा तो सेकेंडरी में मिलेगा। कि चाहे आपका आईपीओ लग गया तो भी आप बेचने के लिए भी सेकेंडरी मार्केट में आओगे, और सीधा कोई शेयर लेने आ रहे हो तो भी सेकेंडरी मार्केट में आओगे। प्राइमरी मार्केट में कौन लोग आ सकते हैं? अमीर लोग। तो भैया कंपनी में जब कंपनी की शुरुआत हो रही थी तब डेवलपमेंट में पैसा लगा दिया। अब आज हमारे पास यहाँ पे कोई 10 लाख रुपए लगा जाए, कल को 100 करोड़ की कंपनी हो जाए, तो उसके 10 लाख की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? अब 10 लाख रुपए में मानो उसने 10% ले लिया, 100 करोड़ की कंपनी हो गई जब, तो 10 करोड़ रुपए लगाने पड़ जाएंगे ना 10% लेने के लिए, कितनी वैल्यू बढ़ गई उसकी। तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अब 10 लाख रुपया लगाना आसान नहीं है।
अब 100 करोड़ की कंपनी एक दिन में तो बनेगी नहीं, 10 साल ले लेगी बनने में। अब 10 साल भी लगे, इन्फ्लेशन भी लगा, सब कुछ लगा, तो वही होता है ना कि उस समय जमीन का रेट ये था, काश हमारे पास पैसा होता हम ले लेते। यही होता है ना, सबके साथ गेम यही होता है। तो सबके पास एक अपने लिमिट में होता है, महंगाई बढ़ती रहती है, रेट अगली बार का अगली बार से बढ़ता रहता है, उसी हिसाब से अपन मंथन करते रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये सिस्टम था प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का, कि प्राइमरी मार्केट वो इन्वेस्टमेंट, नया बिजनेस खोला उसमें इन्वेस्टमेंट होती जा रही है, एक बंदा कर रहा है, 2 कर रहा है, 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, कितने भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, मतलब क्या हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई, पब्लिक की शेयरिंग आ गई ना उसमें, तो पब्लिक शेयरिंग कहाँ पर आती है, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है। अब ना एक चीज और होती है, अपन ने कल सेबी की फुल फॉर्म देखी थी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब एक्सचेंज तो समझ में आ गया हमारे को, स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज होती है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड समझो, बॉन्ड क्या होते हैं। अगर कभी किसी कंपनी को या सरकार को मानो लोन लेना है, मानो लोन लेना है, ठीक है, उसी से ही होगा। ये वीडियो पॉज होगी नहीं होगी। कभी किसी कंपनी को या सरकार को भी तो पैसों की जरूरत पड़ सकती है। मानो आरबीआई से, अब सरकार कहाँ से पैसा लेगी, आरबीआई से, बैंकों से। मानो बैंकों के पास भी पैसा नहीं है, अब सरकार को चाहिए बहुत सारा पैसा, तो बहुत सारा पैसा सरकार को कौन लोग इकट्ठा करके दे सकते हैं, पब्लिक दे सकती है। तो सरकार क्या करती है, बेसिकली सरकार से होता है, फिर ये चीज़ प्राइवेट कंपनियां भी कर देती हैं। अपन पहले सरकारी चीज़ लेकर चलेंगे, वो बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक सिंपल से एक पेपर होता है, उसकी एक वैल्यू रख दी जाती है, ज़्यादातर 10,000 रुपये के आसपास रखी जाती है, 10,000 ही पकड़ लो। तो सरकार ये कहती है, उसका टाइम पीरियड होता है, सरकार ये कहती है कि आप 10,000 रुपये का हमारा बॉन्ड ले लो, हम आपको इस पे XYZ% मानो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे पर ईयर, इतने सालों के लिए। क्या हुआ इसको, कमी है इसमें यार, फिर बंद हो गया, राइट सॉरी। बॉन्ड में क्या है, सरकार ने एक बॉन्ड इशू किया, एक पेपर इशू किया, उस पर ये लिख दिया कि 10,000 रुपये का ये पेपर की वैल्यू है, आप इसको लीजिए, ठीक है, हम आपको पर ईयर इस पे 7% का इंटरेस्ट देंगे। और बॉन्ड का कुछ टाइम पीरियड फिक्स कर दिया होगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 35 साल, कई लंबे लंबे अलग अलग बॉन्ड्स आते हैं, अलग अलग टाइम वैल्यूज़ के। ठीक है। अब हुआ क्या, आप गए, आपने ले लिया 10,000 रुपये के, आपके पास 1 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट करना था। अब आपको 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना था, आपके पास कई सारी चीज़ें हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आप किसी बिजनेस में लगा सकते हो, स्टॉक खरीद के रख सकते हो, सोना खरीद के रख सकते हो। एक किसी ने आपको ऑप्शन बताया कि सरकारी बॉन्ड लेके रख लो, सेफ ऑप्शन है बहुत। कहते हैं ना सरकारी बैंकों में पैसा जमा करा के रखो, सेफ रहता है, तो वही सरकारी बॉन्ड है, सरकार कहाँ डूबेगी। उन्होंने बोला है 15 साल तक अपने को साल भर का अपना इंटरेस्ट ये वाला पर्टिकुलर मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने उठा के अपने बॉन्ड, एक ही बॉन्ड ले लिया, चलो मानो, या 1 लाख इन्वेस्ट करना था तो आपने 10 बॉन्ड ले लिए, तो आपको एक बॉन्ड पे 7% मिल रहा था, तो मतलब मोटा मोटा आपको 1 लाख रुपए पे 7%, 7,000 रुपये साल का मिलता रहेगा। वही FD के बराबर के आसपास का रिटर्न आ गया, सेफ ही हो गया थोड़ा सा। बस आपने क्या, अब इसमें एक चीज होती है, FD में तो 7% ही मिलेगा, यहाँ पे रेट फ्लक्चुएट हो सकता है, वो कैसे होगा बस अपन समझेंगे। कभी किसी ने ये 2 शब्द सुने हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? नहीं। रेपो रेट वो चीज होती है जिस पर RBI दूसरे बैंकों को लोन देता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट वो होती है कि कभी RBI को जरूरत पड़ जाए
तो वो नॉर्मल दूसरे प्राइवेट या दूसरे बैंकों से अगर वो लोन ले लेगा तो वो रिवर्स रेपो रेट पे जाता है। ठीक है, अब ज्यादातर बॉन्ड्स ना इसके आसपास के रेट्स के निकलते हैं। अब लाइट ही गई, वो मुझे लाइट में गड़बड़ है, लाइट में गड़बड़, पंखा चला लो वहां से, कोई फायदा नहीं है, खराब हो जाएगा ये बिल्कुल ही। अब इसमें आवाज तो आएगी नहीं ढंग से, उससे चलाओ ना, वो वाला कोने वाला, हाँ ये, बस बस इतने रखो। ठीक है, रेपो रेट वो हो गई कि जिस पे आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन दे रहा है। रिवर्स रेपो रेट वो हो गई जब बैंकों से आरबीआई को लोन लेना पड़ रहा है वो। ठीक है, अब देखोगे रेपो रेट में तो आरबीआई बैंक को लोन दे रहे थे और यहां पे बैंक आरबीआई को लोन दे रहा था। ठीक है, अब इसमें गेम समझना आप। बॉन्ड इशू हुआ सरकार की तरफ से। ठीक है, इससे पहले अपन एक चीज लिख देते हैं, रेपो रेट चल रही है 7%। 7% के हिसाब से रेपो रेट चल रही है अभी फिलहाल। ठीक है, अब एक बॉन्ड इशू किया सरकार ने, वो रेट वही 10,000 रुपए, और इन्होंने भी बोला कि हम आपको 7% का इंटरेस्ट रेट पे 15 साल के लिए आप बॉन्ड ले लो हमसे। मतलब 15 साल तक आपको जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट आप लोगे पर शेयर, मतलब एक तरीके का शेयर ही तो हुआ ये, पर बॉन्ड पे आपको 7% की वैल्यू मिलती रहेगी। अब जितने पैसे आप लगा दोगे 7% आपको मिलता रहेगा पर ईयर 15 साल तक। ठीक है, अब क्या किया, एचडीएफसी भैया आए, उन्होंने आरबीआई से पैसा उठाया। कितना पैसा उठाया, मानो 1,000 करोड़ रुपया उठा लिया। 1,000 करोड़ रुपया आरबीआई ने उठा लिया। कितने परसेंट पे उठाया होगा, 7% पे। रेपो रेट 7% चल रही थी अभी अपनी। ठीक है, और उसने इसी पैसे के बॉन्ड्स ले लिए, वही 1,000 करोड़ के, वही 1,000 करोड़ के बॉन्ड्स ले लिए, जिसपे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 7%। तो अभी क्या हुआ, उसने बाहर से पैसा लिया, बाहर से इधर से उधर घुमा दिया, जितना उसको चुकाना है उतना उसको मिलता जा रहा है। अभी बाहर से बाहर साइकिल घूम रही है, एचडीएफसी का कोई खास रोल इसके अंदर है नहीं। ठीक है, अब हर थोड़े दिन में क्या, हर 2 महीने में, 2.5 महीने में आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग होती है कि रेपो रेट को हमारे को चेंज करना है या नहीं करना है। हर 2, 2.5, 3 महीने में होती रहती है। ठीक है, अब मानो ये बॉन्ड अपना इशू हुआ था कब, अब अभी अभी चल रहा है अपना मई चालू हुआ है, 1 मई को ही लॉन्च हुआ है ये, 1 मई को लॉन्च हुआ। 1 जून को मीटिंग होती है और मीटिंग में फैसला किया जाता है कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट को घटा के 6.75% कर दिया जाता है। तब होगा क्या, उसने जो पैसा लिया था 1,000 करोड़ रुपए, उस पे उसको अब चुकाना कितना है, अब 1 जून से, ये 1 जून की वैल्यू आ गई ना, 1 जून से अब उसको 6.75% चुकाना है। लेकिन आ कितना रहा है, 7%, मतलब 0.25% बिना मतलब का ब्याज उसको मिल रहा है। उसने बाहर से बाहर पैसा घुमा दिया, तब भी उसको पैसा मिलता जा रहा है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड पे तो एक बार जो वैल्यू फिक्स हो गई वो हो गई। अब अभी तक अपन कहीं और एफडी लेते थे या वो लेते थे, उसमें भी 7% का इंटरेस्ट आता था। अब इसका रेट कैसे बढ़ सकता है वो देखो आप। मानो कल वाली वही बात, जैसे अपन ने इन्वेस्टमेंट आपके दोस्त ने देख लिया था, आपसे मांगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऐसे ही यहां पे इसका दोस्त मान लेते हैं अपन है आईसीआईसीआई। गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, आईसीआईसीआई इसका दोस्त है। इसने देखा एचडीएफसी तो बिना मतलब के पैसे कमा रहा है, तो मुझे भी दे दे। ये खत्म हो चुके हैं अब। इसने बोला मुझे भी दे दे, इसने बोला एक काम कर, ये 10,000 रुपए का था ना,
12,000 रुपए पर पीस दे जा और ले जा। क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई ना चीज की। क्यों, वो बाजार से हमारे को क्या हो रहा था, हमारे को, हम तो नहीं ना, मतलब एचडीएफसी था, चुकाने थे उसको 6.75, मिल रहा था कितने पे, 7%। उसको बाजार से 7% आ रहा था, चुकाने थे 6.75। 1,000 करोड़ की वैल्यू है, 5-10 करोड़ रुपए तो बना जाएगा आराम से, कुछ अच्छी वैल्यू बना जाएगा कि नहीं बना जाएगा। ठीक है, आईसीआईसीआई भैया आए कि उसको ये गेम बहुत पसंद आया, बाजार में ये वाले बॉन्ड्स खत्म हो गए तो वो किससे मांगेगा, एचडीएफसी से मांगेगा, सबसे बड़ा होल्डर ये था, अलग अलग बीन के मांगेगा, उससे अच्छा है उसने एचडीएफसी से मांग लिए। उसने साफ बोल दिया भैया 12,000 रुपए पर पीस दे जा, ले जा जितने चाहिए तेरे को। तो एचडीएफसी ने क्या किया, वो 0.25 तो कमाया ही कमाया, प्लस ये 2,000 रुपए पर पीस बना लिया कि नहीं बना लिया। एफडी में हमारे को ये फायदा नहीं मिलता, एफडी का तो जो रेट एक बार तय हो गया आपको वही मिलेगा, एक दिन भी पहले निकाली तो कुछ कट कुटा के मिलेगा और अच्छा खासा कट जाता है। सही बात है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्या हो रहा था कि जब इसका 7% था और रेपो रेट 6.7% थी, तो इसकी डिमांड ही तो इंक्रीज हो रही थी। सब लोगों को ही तो चाहिए ऐसा आइटम जो बिना मतलब के पैसे का बस पैसा मिलता रहे। आप कहीं से पैसा उठाओ, बाहर से बाहर लगा दो, घर का जेब का पैसा तो कुछ लगाया नहीं अपन ने, तब भी अपने पास कुछ इंटरेस्ट आता जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ किसी का जेब का पैसा पड़ा भी है तो भी उसको बिना मतलब का इंटरेस्ट आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा। चुकान बिल्कुल 0.25% तो बिल्कुल फ्री है ना उसके लिए। ठीक है, अब केस नंबर 2 आता है। केस नंबर 2 ये आता है, वही बॉन्ड है 10,000 रुपए का 7% पे, वही आरबीआई थी, उसने एचडीएफसी को 1,000 करोड़ का लोन दे दिया 7% के रेट पे। ठीक है, इसने ये पैसा यहां से इतने बॉन्ड्स उठा लिए 1,000 करोड़ के, वही 7% के रेट से इसने उठा लिए बॉन्ड्स। अब दोबारा मीटिंग होती है, दोबारा मतलब वही मीटिंग का दूसरा केस लेते हैं। मानो 1 जून को, ये वाला तो 1 मई था ना, अब 1 जून को मानो दूसरा केस हुआ होता, और दूसरे केस में क्या हुआ होता, रेपो रेट बढ़ गई होती। देखो क्या हुआ, रेपो रेट 7% से 7.25% हो गई। अब क्या हुआ, उसको मिल तो रहा है 7% और चुकाना कितना है। अब घाटा होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया, घाटा होना शुरू हो गया ना बेमतलब का। सोची थी कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। अब इसमें क्या करेगा, अब अभी तक आईसीआई से भैया दोस्त तो था ना इसका, आईसीआईसीआई भैया इसका दोस्त तो था ही, शुरू से ही था। अब एचडीएफसी आईसीआईसीआई के पास जाएगा कि यार ले लेना, तेरे को भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो अब आईसीआईसीआई क्या बोलेगा, 8,000 रुपए पर पीस देता हूं, छोड़ जा जितने छोड़ के जाने। तो क्या हुआ, चीज की डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई ना चीज की। ठीक है, और इसीलिए वो सस्ता मिलना शुरू हो गया। आईसीआईसीआई लड्डू लड्डू कमा रहा है हर तरफ से, उसको 2,000 रुपए सस्ता भी मिल गया। अब वो जब तक, अब रोज ये थोड़ा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही रहेगा, आईसीआईसीआई अपनी कैलकुलेशन लगाएगा, 2,000 रुपए जो सस्ता ले रहा है जब तक वो उसका ब्याज चुकाएगा, इतने दिन में रेपो रेट लाइन पे आ जाएगी वापस, वो कमाना शुरू कर देगा। बॉन्ड तो 15 साल का था, 15 साल का था कि नहीं था। तो इससे हमारे को 2 केस समझ में आते हैं। एक, हम बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी की तरह हमारे को ईयरली रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरी, हमारे को डिमांड सप्लाई समझ में आई इससे कि उस चीज की मांग ज्यादा रहेगी जो ज्यादा वैल्यूएबल है। अब मानो ऐसे तरीके के दोनों केस चल रहे होते, एक कोई बॉन्ड पहले इशू हुआ होता ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और एक करंट डेट में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो रहा है। अब जैसे अब देखो, अब 1 जून आ गया, मान लो 2 जून को नए बॉन्ड्स इशू होते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट क्या चल रही है 7.25, अब 7.25 के हिसाब से इशू होते हैं, हो गए। एक रेपो रेट वही चल रही 7.25 के हिसाब से इशू हो गए मार्केट के अंदर। तो बताओ इस वाले की मांग ज्यादा रहेगी या इस वाले की मांग ज्यादा रहेगी,
ये दोनों मार्केट में अवेलेबल है अभी खरीदने के लिए। रेपो रेट 7.25 चल रही है भाई, मार्केट के लिए तो वैल्यू यही है ना इसकी। इसकी मांग ज्यादा रहेगी क्यों? क्योंकि ये ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है हमारे को। बॉन्ड्स हर 10 दिन 15 दिन 20 दिन अलग अलग होते रहते हैं इशू। अब बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है टी बिल, ट्रेजरी बिल, वो भी इसी तरीके का आइटम होता है, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, लेकिन उनके वो ना कुछ दिनों के ही होते हैं, 90 दिन 180 दिन 270 दिन 135 दिन, कम दिनों के होते हैं वो। होता है ना कभी कभी किसी को छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपन एफडी भी तो देखते हैं, 10 दिन की एफडी से चालू हो जाती है ना कि 10 दिन की कर दो, 1 महीने की कर दो, 365 की, 366 की कर दो, 253 दिन की कर दो, होती है ना, अलग अलग दिन की एफडियां अवेलेबल होती है अपने पास। सेम सिस्टम है। उनको ट्रेजर जो छोटे अमाउंट, छोटी वाली चीजें जो होती है ना, एक तो हो गया अपना बॉन्ड लंबे टाइम वाला, लॉन्ग टर्म वाला आइटम, और छोटा आइटम क्या हुआ अपना ट्रेजरी बिल, टी बिल कहा जाता है उनको। ठीक है, यहां तक का गेम समझ में आया अपन को। अब हमारे को स्टॉक मार्केट में स्टॉक समझ में आ गया, जो हम एक्सचेंज में होता है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सिक्योरिटीज का सिक्योरिटीज वाला पार्ट ये है, इनको सिक्योरिटीज कहा जाता है। अब सिक्योर आइटम ही तो है। एक बंदे ने, मैं बोलूं आपको, आप जैसे मुझे जानते हो, मेरी बहुत बढ़िया फेस वैल्यू है, और मैं बोलूं कि मैं यार ये मेरे पे लिख के दे रहा हूँ, इतना इन्वेस्ट कर दो मेरे अंदर, ये मेरे से हर साल का इतना परसेंटेज लेते रहा करो, अगर मेरी मार्केट में वैल्यू होगी तो आप जमा करा जाओगे अपने। तो ऐसे सरकार की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ऐसे ही प्राइवेट कंपनियां भी अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं, सरकारी कंपनियां भी अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं, सब लोग इशू करते हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है। अब हुआ क्या, एक तरीके का आगे वालों ने लोन ले लिया। अब लोन मिलता तो कितने मिलता, 10% के आसपास का, लेकिन पब्लिक से लोन तो 7% पे मिल गया, सस्ता पड़ गया। फिर लोन पे बेमतलब के और खर्चे करने पड़ते, चुकाने में इंटरेस्ट, ये वो चक्रवर्ती ब्याज, ये वो बहुत तरीके की 10 प्रोसेसिंग चार्ज, फाइल चार्ज, ये सब चीजों से बच गए। सीधा बस अपना बॉन्ड पेश किया, पब्लिक ने खरीदा, पैसा मिल गया आपको। रिस्क इतनी सी है कि हो सकता है पब्लिक ना खरीदे, बस इतनी सी तो रिस्क है अपनी। ठीक है, चलिए, बॉन्ड ही कहते हैं बस, आपके ब्रोकर पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। जहाँ पे आईपीओ अप्लाई करते हैं ना अपन जाके, वहीं पे ऑप्शन दूसरा भी आ रहा होता है, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिड्स करके, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें लिखी हुई आ रही होती है। ठीक है, कंपाउंडिंग होता है, बढ़ते बढ़ता मिलता है। एफडी पे तो होता ही कंपाउंडिंग है, बस वो वैसा वाला होता है कि आपको 1 साल बाद दोबारा होता है। दो ऑप्शन आते हैं ना एफडी करते समय, कि आप या तो अपना इंटरेस्ट वापस ले लो और आपका मूल वापस एफडी पर रिन्यू करने के टाइम, 1 साल की करिए आपने, मानो अब आपका खत्म होने वाली तो मैसेज आएगा आपके पास, या फिर आपने जब एफडी बनाई होगी तब सेलेक्ट किया गया होगा कि भैया आपने क्या सेलेक्ट किया, रिन्यू वाला किया है या फिर जैसे एफडी का पीरियड खत्म हो आपके अकाउंट में आ जाए। अगर आपने रिन्यू वाला किया तो रिन्यू में भी 2 ऑप्शन है, कि या तो पूरा अमाउंट, मान लो आपने 1 लाख रुपए करी, 7% इंटरेस्ट था तो 1,07,000 रुपए बनते थे, 1,07,000 दोबारा लग जाए। दूसरा तरीका होता है कि 7,000 तो निकल के अकाउंट में आ जाए, 1 लाख वापस लग जाए। ऑप्शंस होते हैं कई सारे, इसमें ऑप्शन नहीं, इसमें सीधा है, बस जितने समय तक आप होल्ड करोगे जितनी चीज बढ़ती चलेगी। अब आपने ऐसे समय पे वो ले लिया जब रेपो रेट बहुत ज्यादा अप चल रही थी, तो आपको फायदा होता जाएगा। रेपो रेट अप चल रही थी, बॉन्ड में आपने उस समय वैसा वाला ले लिया, अब रेपो रेट कम होती है, अब जैसे हमारा क्या है, देश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे रेपो रेट कम होती जाएगी। अपने यहाँ की रेपो रेट 6-6.25% के आसपास है, ठीक है ना। अमेरिका की रेपो रेट 4-4.25 4.5% के आसपास है, तो फर्क आ गया ना। डेवलप्ड कंट्री है थोड़ी, लेकिन तब भी रेपो रेट तो है भाई, इंटरेस्ट रेट तो लेगा ही ना, कोई भी इंटरेस्ट रेट तो लेगा ही लेगा, तो इस हिसाब से चलता है सब कुछ। ठीक है, अब हमने प्राइमरी मार्केट कर लिया, सेकेंडरी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आ जाते हैं ट्रेडिंग पर, कि भैया ट्रेडिंग क्या होती है, कितने तरीके की होती है। स्टॉक भी कर लिया, मार्केट भी कर लिया, अब ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या, पहली आती है सिंपल इन्वेस्टमेंट।
सिंपल चीज, कोई भी शेयर मार्केट अवेलेबल है, जितने का भी अवेलेबल है, आपने पूरे पूरे पैसे दिए उस शेयर के। मानो एक शेयर रिलायंस 3,000 रुपये के आसपास का रेट है, 3,000 रुपये पकड़ लेते हैं अपन उसको। 3,000 रुपये का रिलायंस चल रहा है, आप मार्केट में 3,000 रुपये लेके गए और एक शेयर उसका उठा लाए। उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, कितने समय तक भी रखो, जब तक आप जीवित हो, आपके पुश्ते जीवित हैं, चाहे जब तक कंपनी जीवित है, आप जब तक रखो उसको। ठीक है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है लॉन्ग टर्म। अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ना दोनों मैं मानता हूं एक ही टाइप के शब्द हैं। कैसे? आप शेयर लेने आए हो, मैं कह रहा हूं चाहे 50 साल रखो उसको, जब तक बेचोगे नहीं, जब तक कोई फायदा थोड़ा ना उस शेयर का, बेचने के बाद ही तो फायदा निकल के आएगा उसका। तो कुल मिला के तो आपने ट्रेडिंग ही करी ना, समझना। तो कुल मिला के आपने क्या किया, कभी सस्ता लिया होगा और आगे महंगा बेच दिया, चाहे टाइम पीरियड जो भी हो। तो एक नॉर्मल बनिया आदमी भी तो यही कर रहा है। कई प्रोडक्ट्स होते हैं ना ऐसे जिनकी कोई एक्सपायरी नहीं है, बेच रहा है जब तक बेच रहा है। झाड़ू रख ली मानो, झाड़ू की क्या एक्सपायरी डेट है? कुछ नहीं है, 10 साल बाद भी बिकेगी, बिक जाएगी। स्टेनलेस स्टील है, पैक पड़ा है। एक नॉर्मल बनिया आदमी तो यही कर रहा है, ट्रेडिंग, सस्ता माल उठा के लाता है, पब्लिक को महंगा बेच देता है। आप भी यही कर रहे हो। क्या आप दोनों इन्वेस्ट भी कर रहे हो एक तरीके से? आपने अपना कुछ पैसा लगाया बढ़ने की उम्मीद से, जैसे ही बड़ा बेच दिया। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मोर ऑफ द सेम, एक ही आइटम है, से बांट दिया जाता है ज्यादा उसको। मतलब होता है ना, जैसे मैं आपको बोलूं, मैं आपको 4 चीजें सिखाऊंगा, बस पैसे इतने लूंगा, तो आप क्या बोलेगा, यार इतना तो यूट्यूब से सीख लेंगे हम। तो फैला दिया, बस बेमतलब में फैला दिया जाता है, नए नए शब्द बना दिए जाते हैं ताकि बंदे को लगे अरे यार पता नहीं क्या वैल्यू मिल जाएगी हमारे को, यहाँ के शब्द सेम है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म लेना किसी भी चीज को, या फिर अपन कह सकते हैं इस चीज को कैश में खरीदना। हमने कोई भी शेयर कैश मार्केट में जाके खरीद लिया, मतलब जो उसकी वैल्यू थी एग्जैक्ट वो वैल्यू दी और हमने खरीद लिया उसको। जितने हमारे पास पड़े थे, हमारे पास 3 लाख रुपए पड़े होते तो 100 शेयर आ जाते। ठीक है, चलो दूसरे तरीके का आइटम होता है इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग, नाम से हमें समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ, एक ही दिन का गेम है ये। एक ही दिन के अंदर इंट्राडे, एक ही दिन के अंदर का गेम है। मार्केट टाइमिंग्स क्या होती हैं? मार्केट टाइमिंग्स होती हैं 9:15 से 3:30, यही होती है ना मार्केट टाइम। इंट्राडे टाइमिंग होती है 9:15 से 3:15। ठीक है, अब अभी तक आप 3,000 रुपए लेके खड़े थे, आपने एक शेयर उठाया, अपने पास रख लिया। अब ये एक्सचेंज आई, एनएसई बीएसई में काम कर रहे थे अपन, एक्सचेंज आई, एक्सचेंज ने बोला आपको आज ही खरीदना पड़ेगा, आज ही बेचना पड़ेगा। आप बोलोगे क्यों? मैं तो रखूंगा। कि नहीं है साहब, हम आपको एक फायदा देंगे। फायदा क्या दोगे? कि फायदा ये देंगे कि वही 3,000 रुपए में आप 5 शेयर ले लो हमसे, लेकिन ट्रेडिंग का टाइम है 1 डे, मतलब 9:15 से 3:15 बजे के बीच में आपको खरीदना और बेचना दोनों कर देना है, मतलब अपनी पोजीशन एग्जैक्ट स्क्वायर ऑफ कर देनी है। ठीक है, क्या हुआ, वही 3,000 रुपए का शेयर था, यहां तो 3,000 रुपए में कितने शेयर मिल रहे थे? एक शेयर। यहां यही 3,000 रुपए में कितने मिल जाएंगे? 5 शेयर। लेकिन बाय और सेल सेम डे करना पड़ेगा। आया ये गेम समझ में? थोड़ा सा सेम चीज है, सेम शेयर है, बस हमारे को 5 गुना कम मार्जिन में मिल गया। मतलब अगर इसको थोड़ा सा उल्टा लिया जाए, 3,000 रुपए पड़े थे आपके पास, आपको 5 शेयर मिल रहे थे, तो एक शेयर की वैल्यू 600 रुपए हो गई। तो अगर आप सिर्फ 600 रुपए भी दोगे तो आपको एक शेयर मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ इंट्राडे में। एक तरीके से आपको किराए पे माल मिल गया, अप फ्रंट कॉस्ट कम देनी पड़ी, आपको कम देनी पड़ी, आपका ब्रोकर आपकी जगह पूरी चुकाएगा। सिर्फ आपको ही कम देने को पड़ रही है, आपका ब्रोकर आपकी जगह पूरा चुकाएगा। क्यों? कारण ये होता है
कि अगर अब 3,000 रुपये का शेयर है तो कुछ कम लोग होंगे ना इसके अंदर काम करने वाले, लेकिन जैसे ही इसी शेयर को 600 रुपये का कर दिया जाए तो जनता बढ़ गई ना काम करने वाली। अब जनता बढ़ गई तो ब्रोकर को क्या चाहिए, ब्रोकरेज, ट्रेड पर ट्रेड उसको पैसा मिलता चलेगा। इसलिए ब्रोकर क्या करता है, पहले से ही मतलब आपको एक ऑप्शन दे दिया उसने कि भैया आप एक काम करो, कम पैसे पकड़ा जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपकी जगह पूरा ले लेता हूं। ठीक है, आपको पूरा पे फायदा होगा, पूरा पे नुकसान होगा। अब अगर ये 3,000 रुपये से 3,010 रुपये पहुंच जाता तो हमें कितना फायदा होता, 10 रुपये का फायदा होता। और ये 3,000 से 2990 पहुंच जाता तो क्या हमें 10 रुपये का लॉस हो जाता। सेम केस अगर यहां पर हो तो क्या होगा, क्या हमें 50 रुपये का फायदा हो जाएगा। और सेम केस यहां पर हो तो क्या हमारे को 50 रुपये का लॉस हो जाएगा, क्योंकि शेयर तो हमारे पास 5 थे। ठीक है, अब इसमें ना इस नियम पे बहुत ध्यान देना है हमारे को। अगर हमने 3.25 से पहले पहले माल को नहीं बेचा तो हमारा ब्रोकर हमारी जगह बेचेगा, और अब उसकी मर्जी रहेगी, वो उतना चार्ज काट सकता है आपसे, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हो सकता है आपका दिन का पूरा प्रॉफिट खींच जाए और हो सकता है चार्ज ही ना काटे। जब आपने लिया ही इंट्राडे में, आपको नियम पता है कि आज बेचना है, 3.25 से पहले पहले बेचना है, आपने नहीं बेचा तो वो गलती है आपकी। ब्रोकर ने अगर आपकी जगह ट्रेड काटा तो वो चार्ज लेगा उस चीज का, मतलब उसने मेहनत करी ना आपकी जगह, वो चार्ज लेगा। तो हमारे लिए आज के बाद एक आपको याद रखना है कि एक तो मार्केट भले ही 9:15 चालू होता है, 9:30 से पहले कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में। ठीक है, और 3, अब जब तक थोड़े से परफेक्ट नहीं हो जाते 4-6 महीने में, 3 बजे बाद भी नहीं करनी है। कारण 3 बजे बाद क्या सारे इंट्राडे वाले अपने छोड़ रहे होंगे धीरे धीरे पोजीशंस, तो एकदम से मार्केट फ्लक्चुएट होएगा, डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होगी कि नहीं होगी, नई भी बन सकती है, पुराने हट भी सकते हैं। हो सकता है ना, जैसे ये 1 लाख रुपए लेकर चल रहे हो, अब इन्होंने सिर्फ 20,000 रुपए का इंट्राडे उठाया हो आज, इनको मजा नहीं आया, ये शाम को क्या करेंगे, एक बार तो उसको एग्जिट करेंगे और पूरा नया माल उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते 1 लाख रुपए का। ये सुबह तो 20 का ही उठाया था, जेब में पैसा तो 1 लाख रुपए पड़ा है, 5 गुना मार्जिन पूरा पड़ा है, इनको लगा कल तक होल्ड करूंगा, उठा लिया इन्होंने 1 लाख रुपए का माल। तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी हो गई और नई पोजीशन भी खड़ी हो गई। शेयर कितने थे, वही 5। सही बात है ना। तो उस 3 बजे से 3:15 के बीच में तो बिल्कुल काम नहीं करना। अब जैसे 3:15 हो जाते हैं तो 3:15 बजे के बाद क्या कल की पोजीशंस बन रही होंगी, तो शुरू में आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारे लिए मार्केट टाइमिंग्स क्या है, 9:30 से 2:45-3 बजे के बीच की, बस शुरुआत में इतना रखो। वो ये सेम गाड़ी चलाने वाला सिस्टम है, गाड़ी चलाते हो शुरू में ऐसे करके चलाते हो देख दाख के, ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद फोन पे भी इधर देखते हुए भी, हाँ भाई कौन है तू, इस तरीके से चल रहे होते हैं ना अपन, वो भी अपन ही चला रहे होते हैं। शुरुआत में चलाते हो 40 की स्पीड से चलाते हो, 50 से चला लेते हो, उसके बाद हाईवे पे खड़े हो जाओ 150 पे भी चला रहे होते हो। अपने आप ही तो डेवलप करते हो, अपने आप को सिखाने वाला थोड़ा ना 150 पे चलाने सिखा के जाता है, वो सारे नियम भी बता के जाता है। फिर तो इंडिकेटर भी नहीं देना, कांच भी नहीं खोलना बगल वाला, चले जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट हो गई ना अपनी। आप अच्छा डेवलपमेंट भले ही हुई, लेकिन आप ले तो रिस्क ही रहे हो, रिस्क है ना सब चीजों में। अब जितनी रिस्क बढ़ाते जाओगे यहाँ पे उतना प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस भी हैं, लॉस के भी चांसेस। आप जितनी स्पीड बढ़ाते जाओगे गड़बड़ होने की भी तो चांसेस हैं, भले ही जल्दी पहुंच जाओ लेकिन गड़बड़ होने के चांसेस भी तो हैं। ठीक है, और फोन पे बात करते अगर ठुल्ले ने देख लिया तो वैसी गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये इंट्राडे समझ में आया अपन को। तीसरे तरीके का आइटम होता है स्विंग ट्रेडिंग, सुना है इसके बारे में? जानबूझ के लाल कलर में लिखा है इसको मैंने, ये दिमाग से काट दो अपने सुना है तो। कुछ नहीं होता स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग की डेफिनेशन है एक दिन से ज्यादा करने वाली ट्रेडिंग। तो इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया? सेम है। क्यों दिमाग पे बेमतलब का प्रेशर डालना, क्यों एक नया नाम याद रखना? हमारे को पता है, हमने शेयर खरीद के रख लिया, 2 दिन रखे, 5 दिन रखे, 10। अब एक दिन से ज्यादा करने वाली ट्रेडिंग, एक दिन से कितनी ज्यादा? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 साल, 5 साल, कितना?
कोई डेफिनेशन नहीं है, चीज़ जानबूझ के ज़बरदस्ती का एक शब्द बनाया हुआ है। आपके पास रोज़ फ़ोन आएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, आपको स्विंग ट्रेडिंग का मास्टर बना देंगे हम आपको। है ही नहीं, कुछ बनाओगे क्या? कुछ भी नहीं है स्विंग ट्रेडिंग। कोई बोलता भी है तो थोड़ा सा इग्नोर, बहुत कॉन्सेप्ट फैला हुआ है ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्विंग, अब शॉर्ट टर्म कोई बोलेगा 7 दिन की, कोई बोलेगा 2 दिन की, किसकी मानोगे? ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग को अपने दिमाग से निकालना है, ठीक है। अब चौथे तरीके की ट्रेडिंग आती है जिसमें 2 तरीके की ट्रेडिंग आ जाती है। एक होते हैं फ्यूचर्स, ऑप्शंस। पहले अपन देखते हैं फ्यूचर्स को, ठीक है। ये इंट्राडे याद है ना सबको, 5 गुना का मार्जिन मिल रहा था अपन, 5x का ही तो लेवरेज मिल रहा था हमारे को। लेवरेज कहा जाता है इसको, जो 5 गुना का अपन को मार्जिन एक्स्ट्रा मिलता है ना, उसको लेवरेज कहा जाता है, ठीक है, टेक्निकल टर्म में। कोई दिक्कत नहीं, याद रहे ना रहे। फ्यूचर्स भी कुछ ऐसा ही टाइप का आइटम है, ठीक है। वहां हम एक भी शेयर खरीद सकते थे इंट्राडे में। यहां पे हर शेयर का एक पर्टिकुलर लॉट साइज बना दिया जाता है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस का 250 का लॉट साइज है, रिलायंस का 250 रुपए का लॉट साइज होता है, ठीक है। अब रिलायंस का रेट कितना चल रहा है? 3000 रुपया। अगर हमारे को रिलायंस के 250 शेयर खरीदने हैं तो क्या हमारे को 7.5 लाख रुपए चाहिए? सिंपल है, मैथ कर दी अपन ने, इंटू कर दिया, 7.5 लाख रुपए होंगे हमारे पास, तो अपने रिलायंस के शेयर्स आ जाएंगे अपने पास इतने, ठीक है। यहां पे भी थोड़ा सा मार्जिन दे दिया जाता है आपको, इंट्राडे की तरह इसमें भी मार्जिन मिलेगा, लेकिन वहां था फिक्स 5 गुना। मतलब अगर 3000 की जगह 2999 रुपए रेट होता तो कुछ पॉइंटों में वैल्यू आती ना, 5 गुना पे डिवाइड करते अपन, बिल्कुल एग्जैक्ट उतने रुपए में मिलता आपको एक शेयर, ठीक है। और एक भी ले सकते थे आप, यहाँ मिनिमम 250 उठाने पड़ेंगे और लगभग 5 गुना के आसपास का मार्जिन मिलता है। फिक्स नहीं होता, एक्सचेंज डिसाइड करती है, रोज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। जो लिखा दिखे वही माई बाप है, जो लिखा दिखे वही मानना, मतलब लगभग 5 गुना का मार्जिन मिलता है। तो ये जो 7.5 लाख रुपए का आइटम है, हमें लगभग 7,20,000 रुपए के आसपास, सॉरी 1,20,000 रुपए के आसपास में मिल जाता है। लगभग 5 गुना का मार्जिन हो गया, थोड़ा सा ज्यादा है, 5.25 5.5 के आसपास है। और उसमें टाइम पीरियड कितना था? 1 दिन। यहां मिलता है 1 महीना। मतलब अगर आप रिलायंस का फ्यूचर लेने जाओगे तो फ्यूचर में क्या होगा, आपको 250 शेयर तो मिनिमम उठाने पड़ेंगे जिनकी कुछ वैल्यू थी, आपको 5 गुना कम वैल्यू चुकाकर इतनी वैल्यू चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना, 5 गुना कम वैल्यू चुका रहे हो, तो उसका कुछ टाइम पीरियड भी लगेगा। तो टाइम पीरियड मिल गया अपन को कितना? 1 महीना, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ना कुछ एक्सपायरी भी होती है, कोई ना कोई डेट तक का तो होगा, हर महीने का लास्ट थर्सडे हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, ठीक है। हमें हमेशा करंट मंथ के फ्यूचर में काम करना होता है, ये याद रखना है आपको। एग्जैक्ट समझ में आएगा जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के चैप्टर में आएंगे, उसको ढंग से डिटेल में करेंगे, भी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं इस तरीके की फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। हुआ क्या, 250 का लॉट साइज था, 3,000 रुपए के हिसाब से 7.5 लाख रुपए चुकाने थे, 1,20,000 रुपए में हमें वही माल मिल गया 1 महीने के लिए। अब अगर 1 रुपए भी बढ़ता है या घटता है तो सीधे 250 रुपए कम या ज्यादा हो जाएंगे। वहां 10 रुपए कम ज्यादा होता तो 1 रुपए या मतलब 10 रुपए या 50 रुपए का फर्क पड़ रहा था, यहाँ 10 रुपए का फर्क हो गया तो 2,500 रुपए या नीचे हो जाएंगे। तो 2,500 प्लस जाओगे, 2,500 माइनस जाओगे, एग्जैक्ट, ठीक है। सिंपल मैथ है ये तो। चलो अब आ जाता है एक टिपिकल आइटम, ऑप्शंस, जिसके पीछे दुनिया थोड़ी सी मरती है।
और मैं शुरू में करने के लिए मना करता हूँ। 6 महीना नहीं करना इस चीज़ को, थोड़ा सा अपने आप 6 महीना साल भर अपने आप को टाइम दो, सीख जाओ, डायरेक्शन पकड़ना सीख जाओ, उसके बाद ऑप्शंस में कूदो। अब ऑप्शंस है क्या, एक तरीके की शर्त, एक तरीके की शर्त है, ठीक है। वही रिलायंस का शेयर लेते हैं, यहाँ पे अपन 3,000 रुपए का चल रहा है, ठीक है। मेरे पास रिलायंस के बहुत सारे शेयर्स पड़े हुए हैं, आप लोग आए मेरे पास, एक जना आया कोई भी कि भैया मुझे रिलायंस के 500 शेयर्स दे दो, और मार्केट रेट क्या चल रहा है, 3,000 रुपए। मैं जानता था आप लोगों को, स्टूडेंट हो मेरे, चलो ठीक है, जानता ही था। मैंने कहा अभी इसका रेट कम होने वाला है, थोड़े दिन बाद ले लेना, मेरे पास तो पड़े ही हैं। आप नहीं माने कि साहब मेरे को पता चला इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है, ये कोई नई डीलिंग करने वाले, इनका रेट बढ़ने वाला है। खूब देर जिद बहस हुई, खूब देर, नहीं माने, ना मैं माना ना आप माने, तो लास्ट में जाके लग गई क्या शर्त। आज क्या डेट है अपनी, 1 मई, 2 है, अपन 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 मई को अपनी शर्त लगी कि 10 मई को रिलायंस का जो भी रेट होगा, XYZ जो भी मार्केट रेट होगा, मैं आपको 500 शेयर्स जो हैं 3,000 के भाव से ही दूंगा। शर्त समझ में आ गई अपन को कि आज से 10 दिन बाद जो भी XYZ रेट रहेगा मार्केट का, उस समय रिलायंस का मार्केट प्राइस रहेगा, लेकिन मैं आपको 3,000 रुपए के रेट पे ही 500 शेयर्स बेचूंगा। एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने, तो मैंने आपके लिए माल ब्लॉक कर लिया एक तरीके से। तो मैं ये भी तो बोलूंगा कि भैया कुछ रख के भी तो जाओ, कि मैं कैसे मानूं आप आओगे कि नहीं आओगे। आप मेरे पास 10,000 रुपये रखकर चले गए, ठीक है, डन। आप मेरे पास 10,000 रुपये रखकर चले गए। अब 3 कंडीशंस हो सकती हैं इसके अंदर। एक, रेट बढ़ गया, रेट वहीं रह गया, और रेट गिर गया। ये 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। मान लो 3,000 से रेट पहुंच गया 3,500, 3,000 का 3,000, 2,500, ठीक है। 1 तारीख आई, रेट बढ़ गया, अब भगे भगे आओगे मेरे पास, लाओ साहब माल निकालो, पैसे पकड़ो अपने, तुरंत जाओगे मार्केट में 3,500 के हिसाब से माल को बेचोगे, बीच का मार्जिन 20-25 हज़ार रुपये जो बन रहा है अपना बनाओगे और मस्त मजे करोगे, ठीक बात है। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। अच्छा, इस केस में आप क्या थे, बायर थे ना, बायर और मैं सेलर था। आप बायर थे, मैं सेलर था, तो मैं कह सकता हूं यहां पे इस जगह पे बायर की जीत हो रही थी, इस केस में बायर की जीत हो रही थी ना, इस वाले केस में। अब मानो रेट गिर गया, अब आप मेरे पास आओगे क्या माल लेने? नुकसान कितना होगा? अगर आ गए माल ले लिया तो नुकसान होगा कितना का होगा? लॉस ज्यादा है, आओगे क्या मेरे पास? नहीं आओगे। नहीं आओगे से मतलब क्या है, जैसे आपका लॉस तो हो रहा है 25,000, कितने का हो रहा है? 500 इंटू 500, 25,000 का ही हो गया, या 2,50,000 का हो गया? 4 जीरो लग गई, 4 जीरो लग गई, 2,50,000 रुपये का नुकसान है। 2.5 लाख रुपए का नुकसान लोगे या 10,000 रुपये का नुकसान लोगे? 10,000 का लोगे कि अरे यार पता नहीं कब उठेगा, 2.5 लाख रुपए कौन देगा इसको, ठीक है। आप वो 10,000 रुपये छोड़ दोगे और अपने घर बैठे रहोगे कि गए तो गए, गलती हो गई थी मेरे से, ठीक है, यही होगा। तो यहां पे कौन जीता? सेलर जीता। वो 10,000 रुपये जो आप मेरे पास रखवा के गए थे मेरे हो गए एक तरीके से, ठीक बात है। अब मानो 9 तारीख आ गई, 9 तारीख आ गई, अब रेट सेम चल रहा है, और रेट सेम ही चल रहा है। आप बहुत पॉजिटिव न्यूज सुनकर आए थे, और 8-9 दिन निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, वहीं चल रहा है, 1 रुपये नीचे ही चल रहा है। अब आपका हाथ हिलेगा थोड़ा सा कि यार ये नीचे तो नहीं गिर जाएगा कहीं, होएगा ना कि गलत तो नहीं होगा। इतनी पॉजिटिव न्यूज के बाद भी 8 दिन से मार्केट वहीं का वहीं है, कहीं वो भैया सही तो नहीं कह रहे थे कि यार कहीं गिर ना जाए इसका रेट, होएगा, सबके दिमाग में आएगा। अब आप आओगे मेरे पास
कि यार भैया गलती हो गई, अटर पटर 2 4 5 10 तरीके के बहाने दोगे यार, पैसे वापस कर दो। मैं नहीं दूंगा, मैं क्या बोलूंगा, पर कल तारीख है अपनी 10 तारीख, देख लेंगे जो रेट होगा हिसाब किताब कर लेंगे, फिर जिद बहस होगी अपनी, खूब देर लड़ लुड़ा के होगा क्या, मैं आपको इसमें से कोई 1000 1500 रुपए तो वापस कर दूंगा और 8500 रुपये काट लूंगा। माना ओपन ने 8500 रुपये काट लिए और 1500 रुपये आपको वापस कर दिए। अब आप वो 1500 रुपये क्या सोच के ले जाओगे, चलो कुछ तो बचा। और मैंने जो 8500 रुपये काटे वो किस चीज के काटे होंगे, क्या समय बीत गया, समय तो बीत गया। अगर आप अगले ही दिन आ जाते तो हो सकता है ना मैं दया खा के कोई बात नहीं यार चल, या तो जीरो पे छोड़ देता, या फिर चलो 500 1000 रुपये काट के छोड़ देता। थीटा थीटा को बाद में समझेंगे अभी अपन, ठीक है ना। तो टाइम का पैसा था, तो कहीं ना कहीं देखो जो ये 10,000 रुपये अपन ने लगाए थे ना, अपन नॉर्मल कोई प्लॉट की डीलिंग इधर उधर करते तो वो 10,000 रुपये कट जाते हैं अपने मेन अमाउंट में से। यहाँ नहीं, यहाँ ये 10,000 रुपये मोटे मोटे क्या है, अपनी टाइम की वैल्यू है। ये तो अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आप लॉस में हो, टाइम तो हमेशा घटता जा रहा है। आप अभी थोड़ी देर बाद यहाँ चढ़ के आइए, समय वापस छोड़ना आएगा, तो टाइम की वैल्यू जब घटती जा रही, तो मतलब टाइम जब घटता जा रहा है, टाइम की वैल्यू भी तो घटती जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ हर मिनट इसमें से कुछ वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहां पर टेक्निकल टर्म में इसको क्या कहा जाता है, प्रीमियम, ठीक है। और क्या इस केस में भी सेलर ही जीत रहा था, तो ये तो समझ में आ गया कि सेलर कहीं ना कहीं जोरदार आइटम है कि 2 बार जीत जाता है, ठीक है। और देखते हैं अभी प्रीमियम, प्रीमियम को समझते हैं। गाड़ियां सबके पास हैं, अपने पास सब लोग इंश्योरेंस जमा करते हैं अपनी गाड़ियों का, ठीक है। क्यों अपन इंश्योरेंस लेते हैं, कि कल को गाड़ी ठुक गई तो हमारे को पैसा खर्च ना करना पड़े, कंपनी झेलेगी जो होगा। अब आपने गाड़ी ली, इंश्योरेंस लिया, वही 10,000 रुपये का इंश्योरेंस पकड़ के चलते हैं अपन। हमने 10,000 रुपये इंश्योरेंस लिया और आगे चौथे पांचवें महीने में गाड़ी जाके ठुक गई, ठुक गई और उसमें खर्चा आ गया 1 लाख रुपए का। तो पहली सोच मन में क्या आएगी, 90,000 रुपये बच गए, यही आएगी ना। 10,000 रुपये तो गए, और क्या 10,000 रुपये वहां टाइम की वैल्यू थी, मानो 1 जनवरी से 1 जनवरी तक का था, जैसे 31 दिसंबर खत्म आपको दोबारा पैसे जमा कराने। सही बात है। तो प्रीमियम क्या है, हमेशा टाइम की वैल्यू है। और अगर आप वो 10,000 जमा करा ही चुके हो, तो चाहे फिर कितना भी खर्चा आ जाए आपके, वो 10,000 तो जा ही रहे, चाहे कितना भी आपको प्रॉफिट हो जाए, 90,000 का प्रॉफिट ही तो था आपका, लेकिन आपका वो 10,000 रुपये तो जा ही चुके हैं एक तरीके से। और लॉस है तो लॉस है ही, और लॉस क्या है, 10,000 रुपये। इससे ज्यादा लॉस क्या होगा, आपकी गाड़ी नहीं टुकी, अगले साल फिर जमा कराने हैं हमारे को। लेकिन क्या कोई भी गाड़ी इस मंशा से लेता है क्या इंश्योरेंस करा के कल ही ठोकूंगा, प्यार से चलते हो, और कोई अगर टच कर जाए तो लड़ने पे उतारू। सबके साथ ये कंडीशन है, जबकि सबको पता है मेरे साथ इंश्योरेंस है। 2 मिनट बाद सोचेंगे भी, अरे यार क्या मुंह लगा कर आए इस आदमी को, कोई लेना देना नहीं था अपने को, ठीक है। लेकिन सबके साथ यही कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, आप किसी डायरेक्शनल ट्रेड को लोगे, आपने क्या सोचा था ऊपर जाएगा, नहीं गया, नहीं गया तो पैसा गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन, थोड़ी सी एक टेबल बनाते हैं। तो देखो 2 तरीके के लोग थे, एक था बायर, एक था सेलर। बायर का भी कुछ मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था और मैक्सिमम लॉस भी हो सकता था कुछ। बायर सेलर दोनों की कंडीशंस बन सकती थी ना। मुझे एक बात बताओ, ये केस दोबारा देखो, एक बायर है, मतलब चीज 3500 की हो गई, कितना प्रॉफिट और भी कमा सकता था ये, 3500 की 35,000 भी तो हो सकती थी इन 10 दिनों में, को मना थोड़ना था। बढ़ सकती थी ना वैल्यू, कुछ भी हो सकता था, कई कई तरीके का इन्फ्लेशन आ जाता, कुछ आता था, रिलायंस अकेली कंपनी रह जाती तेल बनाने वाली, तो एकदम से रेट बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। तो पर्टिकुलर टाइम में मैं ये कह सकता हूँ बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता था, थियोरेटिकली, होगा नहीं पर हो सकता है ना, अनलिमिटेड कहीं तक भी पहुंच सकता है, कोई वैल्यू नहीं डिसाइड कर सकते अपन, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जब वो 3500 रुपए का माल हो गया था और आपने जो 2.5 लाख रुपए का फायदा उठाया था, क्या मैं कह सकता हूँ 2.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान था, कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ,
माल तो मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था, और हो सकता है सस्ते में लिया होगा मैंने, सस्ते में लिया होगा ना, तब मेरा नुकसान कैसे था? वो मेरा नुकसान ऐसे था कि मुझे जो मार्केट रेट मिल सकता था, मुझे जबरदस्ती आपको सस्ते में देना पड़ गया एट पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम पर जो भी मार्केट रेट था, वो इतनी सी क्वांटिटी मेरे को जबरदस्ती सस्ते में देनी पड़ गई, इसीलिए मेरा नुकसान है। और जैसे ही मेरा नुकसान है, तो जितना आपका फायदा उतना ही मेरा नुकसान हो सकता था इसके अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि सेलर का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। सही बात है। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉफिट वाले के, लॉस वाले केस पे। बायर के, बायर का लॉस कितना हो सकता था, मतलब आप लोगों का लॉस कितना हो सकता था लास्ट? 10,000 रुपए, इससे ऊपर लॉस नहीं हो सकता था आप लोगों का। तो मैं कह सकता हूं लिमिटेड था। लिमिटेड कहां तक था? जो आपने प्रीमियम दिया था, इतना ही हो सकता था। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता था? आप पैसा रख के गए, आए नहीं, माल भी मेरे पास रह गया, पैसा भी मेरे पास रह गया, तो मेरा प्रॉफिट भी लिमिटेड हो सकता था। वही प्रीमियम बराबर। सही बात है, जो मेरे को प्रीमियम मिला उतना ही मेरा प्रॉफिट हो सकता था लास्ट। सही बात है यहां तक। एक चीज और समझ में आ रही है मेरे को, आपस में मैच हो रहे हैं, मतलब बायर का जो फायदा है वो सेलर का नुकसान है, सेलर का जो फायदा है वो बायर का नुकसान है। बीच में पैसा कहीं भी इधर उधर नहीं जाता। मानो आपके पास अकाउंट में एक बायर था, एक सेलर था, दोनों के अकाउंट में 1,000 रुपए पड़े हुए थे, दोनों ने एक एक ट्रेड किया। बायर ने तो 100 रुपए कमाया, सेलर ने इसी ट्रेड में 100 रुपए गंवाया, एक ही ट्रेड है, सेम ट्रेड। तो क्या हुआ, कल बैलेंस कितना होना चाहिए? 1,100 रुपए, और इसका कितना होना चाहिए? 900 रुपए। लेकिन भैया ब्रोकर भी तो काम कर रहा था बीच में, तो दोनों अलग अलग ब्रोकर को पैसा देंगे, ठीक है। और दोनों ने जब ब्रोकर को पैसा दिया, तो इसके कितने रह गए? आया के समझ में? ब्रोकर दोनों तरफ से कमाता है, वही प्लॉट की डीलिंग होती है, वो तो दोनों तरफ से 1-1% ले लेता है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने सस्ता जा रहा है महंगा जा रहा है, तो कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ना जो पार्टी बेच रही है वो जबरदस्ती जल्दबाजी में बेच रही है, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, रेट आया ही नहीं, आप आया ही नहीं मार्केट रेट जो चाह रही थी, वो सस्ता बेचना पड़ गया उसको। और हो सकता है बहुत इन्फ्लेटेड रेट पे बेचा। अब बहुत इन्फ्लेटेड रेट पे बेचा तो बेचारे बायर का नुकसान हो गया। इन दोनों पार्टियों में ही तो रहता है नुकसान फायदा, ब्रोकर का तो कोई लेना देना नहीं होता। तो ये ब्रोकरेज होती है। ब्रोकरेज होती है तो 55 रुपये कटती है, 110 रुपये। नहीं, ब्रोकरेज करती है, 20 रुपए लेता है ब्रोकर, फिक्स होता है। बाय करने का 20 रुपए, सेल करने का 20 रुपए, पर टैक्स लग जाता है उसके ऊपर। आज से थोड़े दिन पहले तो 3-4 रुपए टैक्स लगता था बस, मतलब 22, 23, 24, 25 रुपए के अंदर अंदर हो जाता। आजकल 35-35 रुपए तक भी जा रहा है ये, मतलब टैक्स आगे ऊपर 10-15 रुपए और पूरा लग जाता है, 10 भी लग जाता है, कभी 15 भी लग जाता है, कभी भी टैक्स ऊपर नीचे कर देते हैं। तो सरकार आजकल बहुत मजे ले रही है, ठीक है। चुनावों का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। ये गेम समझ में आ गया। एक चीज और समझो इसमें, बायर के पास ना राइट होता है, राइट। राइट क्या चीज होती है? अधिकार, ठीक है। और सेलर के पास क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होती है? मजबूरी। राइट मतलब अधिकार, आपको लिखने का, पढ़ने का, बोलने का सबका अधिकार है। अगर आप नहीं पढ़ने जाओ तो कोई आपको डंडा थोड़ा ना मार रहा है, नहीं पढ़े नहीं पढ़े, नहीं बोले नहीं बोले। तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का अधिकार था। आपको आपके मतलब का रेट मिला तो आप माल लेने आए, नहीं मिला नहीं आए, आपने अपना पैसा छोड़ दिया, अधिकार था आपके पास। लेकिन मेरे पास ऑब्लिगेशन है, आप मेरे पास आ गए तो मुझे देना पड़ेगा। इसको कहते हैं ऑब्लिगेशन, मजबूरी। अगर आप मेरे पास आके खड़े हो गए विद इन टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड डिसाइड हुआ था, तो मुझे चुकाना पड़ेगा आपको। जो भी डिसाइड हुई अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, वो चुकाने पड़ेंगे अपन को, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं क्या? ऑब्लिगेशन। अच्छा एक चीज और देखते हैं अपन अभी।
इसमें एक ही आइटम रह गया। बायर जीत रहा था एक बार, मतलब 3 बार के केस थे, देखो 3। बायर कितनी बार जीत रहा था, सेलर कितनी बार जीत रहा था। तो मैं क्या कह सकता हूं, बायर तो जो है, या फिर इधर लिख लेते हैं इसको, बायर के परसेंटेज चांसेस कितने होते हैं विनिंग के, 33%। और इसके कितने होते हैं, मतलब हर 3 में से 2 बार तो सेलर जीत ही रहा है, टाइम का पैसा भी मिल रहा है उसको, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू मिल गया। सेलर जो है कम प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन रोज कमा सकता है, लगभग रोज कमा सकता है। ठीक है, सेम चीज आपके मार्केट में भी इंप्लाई हो जाती है कि अगर आप जितना ज्यादा पैसा लेके बैठना शुरू होगे, आप अपनी लॉस की परसेंटेज को भी कम करते चलोगे, लॉस के चांसेस को भी कम करते चलोगे। क्यों, मानो आपके पास है 10,000 रुपये, 5,000 का आपने ट्रेड डाल दिया, मैं कह रहा हूँ 8,000 का डाल दिया। ठीक है, उसमें से आपका 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, 2,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो कल बचेंगे 8,000 रुपये। कल भी यही हो गया, तो परसों आपके पास वही 8,000 का ट्रेड डालने के लिए पैसे नहीं है ना। लेकिन यही चीज 1,00,000 रुपये वाला आदमी कर रहा है, मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपये वाला आदमी कर रहा है, उसने वही 8,000 रुपये का ट्रेड डाला, 2 दिन लगातार 2-2 हजार रुपये का नुकसान हो गया, तब भी वो तीसरे दिन 8,000 रुपये ले सकता है कि नहीं ले सकता, ट्रेड कवर कर सकता है ना उस चीज को। इसलिए सस्ते के पीछे मरना नहीं, शुरुआत कर लो, सीख लो, सीखने में कोई मनाही नहीं है, कम पैसों से सीख सकते हो, डायरेक्शन लेना सीख सकते हो, लेकिन पैसा कमाना है तो थोड़ा पैसा डालना भी पड़ेगा। 50,000 लाख रुपए अपने पास लेकर चलना पड़ेगा ट्रेडिंग में। लाख रुपए लेके चलोगे ज्यादा अच्छा है, लेकिन 50 से भी कहानी बन सकती है किसी भी चीज में। XYZ जो भी चीज आप लेके बैठोगे उसमें आपका जितना पैसा होना चाहिए, तब आपकी कहानी बनेगी, कुछ रिटर्न निकल कर आएगा। दूसरी चीज, कभी भी जो रिटर्न निकल कर आती है उसको नंबर्स में नहीं देखना है। मानो आपने 2,000 रुपये लगाए और 200 रुपये बन गए उसके ऊपर, अब 200 रुपये है कितने परसेंट, 10%। कहाँ मिलता है 10% का रिटर्न एक दिन का, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने वो 200 रुपये को इस तरीके से सोच लिया कि यार 200 रुपये का तो तेल ही जला दिया मैंने यहाँ आने में, तो फिर वो प्रॉफिट नहीं हो सकता, फिर आप लालच में आ गए। लेकिन अब उसी चीज को आप पकड़ो कि 10% में अगर रोज बना लूं, मैं 10 कह रहा हूं, आप रोज 1% भी बना लो ना अगर, तो देखो अगर रोज 1% बनाओगे, हफ्ते का 5%, महीने का 20%, 5 महीने में पैसा डबल है आपका। कौन सी चीज है 5 महीने पैसा डबल कर रही है, और कंपाउंडिंग कर लो, 1 साल में 3 गुना हो जाएगा, लगभग 3 के आसपास पहुंच जाओगे। कि जब 5 महीने में एक हो रहा है, 8.5 में दूसरा हो जाएगा, 12 तक तीसरा हो जाएगा ना कंपाउंडिंग से। तो ये गेम होता है, हमें हमेशा परसेंटेज पर चलना है। तो हमें ट्रेडिंग समझ में आ गई, इन्वेस्टमेंट होती है, इंट्राडे होता है, स्विंग को काटना है, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। 4 तरीके की ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर और ऑप्शन को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे, इनमें काफी सारे फैक्टर्स बहुत सारे हैं। अब अपन चलेंगे मेन मार्केट के ऊपर। मेन चीज अब चालू होगी कि मार्केट क्या चीज है, कैसे मूव करती है, क्या है, वो अपन अब कल से करेंगे। ठीक है, आज तक का इतना ही है, इसको अब आप नोट कर लो।